So, right, we will start. And the first question in front of you guys is you are observing a neuron in PNS. ठीक है? आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरॉन देख रहे हो विथ फैटी लेयर अराउंड इट एक्सॉन. ठीक है, अब आपको पता है एक न्यूरॉन है, लेट्स सपोज ये पीएनएस का एक्सॉन है. ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, ये एक फैटी लेयर मौजूद. दिस इज द फैटी लेयर जिसके ऊपर मौजूद है. सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि यू सी देयर आर गैप्स इन द माइलिन शीट. इस माइलिन शीट में क्या है, गैप्स हैं, ये आपको गैप्स नजर आ रहे हैं. एंड दीज गैप फैसिलिटेट फास्टर सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू सॉल्टेटरी कंडक्शन. ठीक है, अब आपको पता है इसके अंदर जो कंडक्शन होती है दैट इज सॉल्टेटरी, जंपिंग कंडक्शन होती है. ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. व्हाट वुड हैव प्रोड्यूस्ड इट्स फैटी लेयर इफ दिस न्यूरॉन वर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सवाल बहुत सिंपल सा है. स्टार्ट किया था शॉन सेल से जो पीएनएस में बनाता है. तो आपसे सवाल ये कह रहा है कि भाई सीएनएस के अंदर ये माइलिन कौन बनाता है. तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा. दिस इज ओलिगो ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. सर, माइक्रोग्लियल सेल का क्या काम है, आज हमारा टॉपिक यही है. एस्ट्रोसाइट्स का, एस्ट्रोसाइट्स का क्या काम है वो भी हम डिस्कस करेंगे. शॉन सेल को भी डिस्कस करेंगे. शॉन सेल तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. अगर ये पीएनएस होता तो क्या आंसर होता, शॉन सेल. तो पीएनएस के अंदर आपके पास आंसर होता शॉन सेल, लेकिन क्वेश्चन में शॉन सेल का ऑलरेडी बता दिया, शॉन सेल. गॉट इट बच्चों, चलो. मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड. देयर इज नो इशू इन द वर्ड्स. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल इशू इन द वर्ड्स. ओके, okay. Moving to the next part. Moving to the next question. So the next question in front of you guys is Mr. Cummins. A physiologist is studying neuron in different parts of our body. ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट है, वो न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट को पढ़ रहा है. He discovered throughout his research that in neuron under observation, the entire axonal membrane is exposed for ion exchange along its length, and nerve impulse travel along the axon continuously rather than jumping between the nodes. सवाल ये कह रहा है कि जंपिंग के बजाय आपका जो एक्शन पोटेंशियल है या आपका जो नर्व इम्पल्स है वो पूरी पूरी लेंथ पे जा रहा है. तो अब सवाल ये कह रहा है कि सवाल क्या है, सवाल ये है which of the following statement for these type of neuron is incorrect. ठीक है, अब सवाल बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो इस न्यूरॉन को पहचानो, कौन सा न्यूरॉन है भाई, बोलो मेरे साथ. ये कौन सा न्यूरॉन है, ये कौन सा न्यूरॉन है, बोलो भाई मेरे साथ. अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, सही है. अब इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है. ठीक है, तो सवाल में ये कह रहा है कि दे प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग स्लोअर एंड सस्टेन फंक्शन. यस, दे आर मोर कॉमन इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उस पर अभी आते हैं हम. दे लैक नोड ऑफ रैनवीर, बात बिल्कुल ठीक है. दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन. क्या जवाब होना चाहिए, बोलो मेरे साथ. व्हाट वुड बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द आंसर. क्या हो सकता है, चलो अभी तुक्का ही लगाओ. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी बता रहे हैं. ठीक है, यस. क्यों, अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. तो नॉर्मली जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना वो काफी तेजी से काम करता है. रिफ्लेक्स एक्शन काफी तेजी से काम करता है. दैट्स वाई रिफ्लेक्स एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन. सही है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यही पकड़ा गया है. चलो, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई पेशेंट अरीब. एक साहब है जिनका नाम है अरीब. उनका मसला ये है कि इन विच माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन इन द सीएनएस आर डैमेज्ड. सीएनएस की माइलिन शीट डैमेज हो गई है. कोई बता सकता है इस बीमारी का नाम क्या है, एनीवन, जिसमें माइलिन शीट डैमेज हो जाए, इस बीमारी का नाम क्या है, एनीवन, तुक्का लगा लो.
हाँ, एनीवन कोई बता सकता है? मैं बड़ा जैसे कह सकता हूँ कि सरप्राइज होऊंगा उसकी नॉलेज से। यस, शाबाश, अली अहमद अयूब। बेसिकली दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस लिखते हैं इससे, ठीक है? इसके अंदर नॉर्मली यही होता है, सही है? खैर, इसकी डिटेल में मत जाओ। दैट ही विल एक्सपीरियंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तमाम चीजें होंगी सिवाय। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अच्छा भाई, अब जरा जल्दी से देख लेते हैं। स्लो कंडक्शन, या स्लो तो होगी, स्लो तो होगी, आपने गलत चीज को देखना है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ न्यूरोनल सिग्नल, नहीं, ये नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन बिकॉज भले से डीमाइलिनेशन हो गई है बट स्टिल न्यूरॉन तो है ना, फंक्शन तो चले। दिस इज द राइट आंसर। डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ आयन एक्सचेंज अक्रॉस द, ये भी होगा। कंटिन्यूअस कंडक्शन, यस, ये भी होगी, टेकिंग मोर टाइम, दिस इज द राइट थिंग। मजा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं। आपको जो आपकी किताबों के अंदर जो ग्रिप वगैरह की किताब होगी, उसके अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इतने अच्छे नहीं होते। सिंपल बुक लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस चल रही है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग चल रहा है। जब आपका दिमाग चलता है ना, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। सो दिस इज वन ऑफ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है? चलो, अब आ जाओ आगे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइम अ 30-year-old मेल हैज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चलो, नाम खुद ही बता दिया उसने, क्या है भैया इसे? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर देयर इज डीमाइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन, देयर इज डीमाइलिनेशन। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अ कंडीशन वेयर न्यूरॉन बीइंग टू डीमाइलिनेट, खुद ही बता रहा है। अब कह रहा है ही वाज गिवन अ मेडिकेशन बाय फिजिशियन टू इंप्रूव द माइलिनेशन ऑफ हिज न्यूरॉन। Sign condition will be affected by medication in every way listed below except। सवाल ये कह रहा है कि भाई उन साहब को मेडिकेशन दी, उन साहब की मेडिकेशन की वजह से तमाम चीजें बेहतर होंगी सिवाय कौन सी चीज बेहतर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, कह रहे इंप्रूव नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, यस, जाहिर सी बात है, माइलिनेशन होगी तो चीजें बेहतर होंगी। इनहैंस कॉग्निटिव फंक्शन, जाहिर सी बात है, जब तेज नर्व इम्पल्स जाएगा तो कॉग्निटिव फंक्शन भी अच्छा होगा। इंप्रूव रिफ्लेक्सेस एंड मोटर कंट्रोल, ऑब्वियसली ये भी होगा। रिड्यूस कॉग्निटिव फंक्शन, रिड्यूस क्यों होगा भाई? हम तो मेडिकेशन दे रहे हैं, चीजें सही हो रही हैं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। मजा आया बच्चों? इज इट क्लियर? चलो, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि आपकी जो मेमोराइजेशन एबिलिटी है वो बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, जब न्यूरॉन बेहतर होंगे तो मेमोराइजिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। चलो, ये क्लासरूम पे अपलोडेड है। दिस इज अपलोडेड इन द क्लासरूम एज वेल एज मैंने अपलोड कर ही दिया, सही है? देख लेना, क्लासरूम पे अपलोडेड है। चलो, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, आगे बढ़े, टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक स्टार्ट करें। चलो, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद पढ़ने हैं। स्क्लेरोसिस मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने बस यहीं पे उसको डिस्कशन कर दी है। बस सिंपल है, पढ़ाया नहीं है मैंने, उसकी डिस्कशन यही कर दी है। बेटा, रिसेप्टर वाला पार्ट रिसेप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइक्रोग्लाया, सॉरी न्यूरोग्लिया, नॉट माइक्रोग्लाया, न्यूरोग्लिया, ठीक है? अब हम न्यूरोग्लिया पे डिस्कशन करेंगे। चलो, जस्ट गिव मी अ मिनट।
चलो बच्चों, नाउ न्यूरोग्लिया होते क्या है? सबसे पहले प्लीज डू लेट मी नो दैट हाउ कैन यू डिफाइन द न्यूरोग्लिया, जल्दी बताओ। हाउ कैन यू डिफाइन न्यूरोग्लिया? एनीवन? सही है। ओके। हाँ, you can say that neuroglia are basically the supporting cells जो किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे, न्यूरॉन्स को। एंड दे आर नॉन एक्साइटेबल, यानी कि नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करते। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है? दे आर नॉन एक्साइटेबल, दे आर नॉन एक्साइटेबल प्लस सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड द न्यूरोग्लिया। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को बस। अब सवाल ये होता है कि न्यूरोग्लिया कितनी तरह के हो सकते हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, कुछ न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होंगे सीएनएस के अंदर और कुछ प्रेजेंट होंगे पीएनएस के अंदर। अब कौन से सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, सही है? चलो, लेट मी लेट मी राइट इट अगेन। सही है, कौन से सीएनएस के अंदर होंगे और कौन से पीएनएस के अंदर होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है? अब सुनो कौन से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीएनएस की, तो सीएनएस के अंदर जो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है दैट इज द एपेंडाइमल, एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, अगर याद रखना चाहो इसको याद रख लो, कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं बता देता हूं, बट स्टिल आगे हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है? एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। अब इनका काम क्या है, फिलहाल इसको स्किप कर दो, बट आगे जो है वो बहुत सारी चीजें आएंगी। बस इतना सुन लो, काम जो मैं बता रहा हूँ ना बस उतना सुन लो, काफी सही है। दूसरा, अब ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं आगे आएगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक सेल, जिस सेल का नाम क्या है? जिस सेल का नाम है आपके पास ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ऑलिगोडेंड्रोसाइट तो मैं बता ही चुका हूं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है एनीवन? माइलिनेशन करवाता है। क्या करवाता है भाई? माइलिनेशन करवाता है। तो माइलिनेशन के अंदर दो लोग। अच्छा, माइलिनेशन कहाँ? सीएनएस के अंदर। तो लिख लो, लिखा हुआ है उसको। तीसरा सेल जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज द एस्ट्रोसाइट। स्टार शेप आपको यहाँ पे सेल नजर आ रहा है, दिस इज द एस्ट्रोसाइट। अगर आप नाम भी याद रख लोगे ना काफी है, फंक्शन नाम भी याद रखो चलेगा, कोई इतना मसला नहीं। ठीक है? यस, बिल्कुल सही कह रही हो आप हादिया। ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये सीएसएफ बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। शाबाश, चलो। अब आ जाओ एस्ट्रोसाइट्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया ये स्टार शेप्ड है, नजर आ रहा है आपको स्टार शेप। दूसरी बात ये कि ये आपको कई जगह मिलते हैं वैसे, और इनका काम क्या है फिलहाल इसको छोड़ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। दो तरह के एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, छोड़ दो उसको, ये बहुत आगे की चीजें हो जाएंगी, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है? फिर हमारे पास एक और सेल आ रहा है दैट इज द माइक्रोग्लाया या माइक्रोग्लिया भी कह सकते हो। अब ये जो माइक्रोग्लिया है ना, मैंने बताया था पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, while this microglia is mesodermal। ये माइक्रोग्लिया कैसा है? मीजोडर्मल है, तो उसके बारे में याद रख लो। दूसरी बात ये कि इस माइक्रोग्लिया के बारे में एक बात और याद रखी जा सकती है कि आ, खैर इसका ओरिजिन कर लो, इसका सही। फिर हमारे पास जो एक और सेल नजर आ रहा है दैट इज द पीएनएस के अंदर मिलने वाला
ये आपको नजर आ रहा है एक बड़ा सा सेल, दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल, इसे आप कैप्सूलर सेल भी कहते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैप्सूलर सेल। अब इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ इतना है कि न्यूरॉन, जो कि आपको ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और सेंसरी न्यूरॉन मिलते हैं, उसके अराउंड मिल रहा होता है, बस उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, शॉन सेल। शॉन सेल का काम क्या है? हाँ, शॉन सेल का काम क्या है? नहीं, यस, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है एस्ट्रोसाइट। शाबाश। माइक्रोग्लिया आर द मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। सही है, बिल्कुल सही कहा। चलो, माइलिन माइलिनेशन करवाता है आपके पेरेंट्स का। शाबाश, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑल अबाउट आर नर्वस, आर माइक्रोग्लिया। ठीक है, माइक्रोग्लिया हमने डिस्कस कर लिया। चलो, अब हम बात करते हैं इसकी। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से। रिफ्लेक्स एक्शन की हम बाद में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमें एक चीज और पढ़नी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने, प्लीज डू लेट मी नो कि हमने, या फंक्शन को याद रखना जरूरी नहीं है, प्लीज डू लेट मी नो कि हमने वो पढ़ लिया था, क्या कहते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल। एनीवन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल हमने पढ़ लिए थे, सही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, नाम याद करना आसान, बस, और कुछ नहीं। बेटा, हम चैनल्स वगैरह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो, अच्छा, पहले पहले हम कुछ पिक्चर्स ले आते हैं, ताकि चीज़ों को पढ़ सके। जस्ट वेट, मैं एक पिक्चर ले आता हूँ। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पहले हम स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आगे पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आएगा, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को कट सेक्शन करो, ये कौन सा सेक्शन है? दिस सेक्शन इज व्हाट? दिस इज द क्रॉस सेक्शन और द ट्रांसवर्स सेक्शन। शाबाश। अभी मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे इसकी पूरी डिस्कशन आनी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, नहीं इंशाल्लाह इसको पढ़ना ही है। चल, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डिस्कशन कर लूं, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास, अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है? मैंने कट सेक्शन किया, तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड में दो रीजन्स नजर आ रहे हैं। एक ये अंदर वाला एच शेप मैटर नजर आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर किससे मिलके बनता है? एनीवन? ग्रे मैटर किससे मिलके बनेगा? हाँ भाई, ये सब पढ़ चुके हो, ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ गैंग्लिया। नहीं, गैंग्लिया कहाँ से आ गया? ग्रे मैटर इज बेसिकली मेड अप सेल बॉडीज, बेटा।
सेल बॉडीज से ग्रे मैटर मिलके बनता है। व्हाइट मैटर किससे मिलके बनता है? व्हाइट मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ द सेल प्रोसेस। ठीक है, तो अंदर आपको ये जो एच शेप रीजन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। एंड दिस ग्रे मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं, दिस ग्रे मैटर is basically made up of cell bodies of different neurons. So the collection of cell bodies in the CNS is called the gray matter. Then हमारे पास आता है white matter। तो बाहर जितना भी आपको रीजन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। ये जितना भी आपको रीजन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। ठीक है, चलो व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर किससे मिलकर बनता है? व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसेसेस या न्यूराइट्स के, the collection of neurites or cell process out in the CNS is called the, what is called the symptom। अब आ जाओ आगे, ठीक है? अब अगर आप देखो तो ये स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी साइड है? दिस इज द डॉर्सल साइड। ये कौन सी साइड है? दिस इज द वेंट्रल साइड। ठीक है, अब इस डॉर्सल हॉर्न से अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, इस डॉर्सल ग्रे मैटर से, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल हॉर्न एंड दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल हॉर्न, हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, सी दिस इज द डॉर्सल हॉर्न। इस डॉर्सल हॉर्न से पीछे से एक ब्रांच निकल रही है एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट? दिस ब्रांच इज कॉल्ड द डॉर्सल रूट। सो अगर मैं यहाँ इसको दोबारा बनाऊं, चलो अब इधर, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल रूट। अब डॉर्सल रूट से आगे आपको मिलता है गैंग्लिया एंड दिस गैंग्लिया इज कॉल्ड व्हाट? द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, यहां पे आगे है वेंट्रल हॉर्न। इस वेंट्रल हॉर्न से जो रूट निकलेगी उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो मेरे साथ। वेंट्रल हॉर्न से निकलने वाली रूट का नाम क्या होगा? एनीवन? सिंपल सिंपल है। वेंट्रल हॉर्न से निकलने वाली रूट का नाम क्या होगा? वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल रूट। अब ये निकल रही है वेंट्रल रूट, ये आ गई डॉर्सल रूट और ये आ गई वेंट्रल रूट। अब ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलते हैं और मिलके ये एक नर्व बनाते हैं, जिस नर्व का नाम है स्पाइनल नर्व। फिर ये स्पाइनल नर्व आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, उसे आप रैमस कहते हो, डॉर्सल रैमस एंड वेंट्रल रैमस। बट उसके चक्कर में अभी मत पड़ो, ठीक है? अभी क्या याद रखना है आपने? अभी आपने ये याद रखना है कि दिस इज द डॉर्सल रूट, दिस इज द वेंट्रल रूट, इधर डॉर्सल रूट गैंग्लिया मौजूद है, वेंट्रल रूट पे कोई गैंग्लिया नहीं है, एंड दिस इज द स्पाइनल नर्व। इतना याद हो सकता है? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? मैं बहुत आहिस्ता लेके चल रहा हूँ, इतना क्लियर है? चलो अब इधर देखो, चाहिए? अब हमने क्या सुनना है? अब इधर देखो, सही है? ये देखो, हमारे पास
जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो आती है कौन से न्यूरॉन के जरिए, बोलो। जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारी, वो कौन से न्यूरॉन के जरिए आती है? रिसेप्टर से, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। अब ये देखो, ये इंफॉर्मेशन आ रही है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, और ये जा रही है डॉर्सल रूट पे। डॉर्सल रूट में जाने से पहले यहाँ पे इसको सामना करना पड़ता है डॉर्सल रूट कैरियर। तो ये समझो, ये आपका हो गया सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जाएगा और जाके डॉर्सल रूट से एंटर कर जाएगा कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। ये खत्म हो गया आपका क्या? सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब होता ये है कि इस स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन्स होंगे? एनीवन? स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन्स होंगे? हाँ, कौन से न्यूरॉन्स होंगे? न्यूरोग्लिया होंगे, इंटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे मौजूद है इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन है, समझो। अच्छा, यहाँ पे अब ये इंफॉर्मेशन जो आपके सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आई है, डॉर्सल रूट में एंटर की और डॉर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड में आ गई। अब इस पे कोई एक्शन लिया गया इंटर न्यूरॉन के जरिए, और अब ये इंफॉर्मेशन जा रही है वेंट्रल लूप से। अब ये इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है? वेंट्रल लूप से। वेंट्रल लूप से निकली और ये चली गई यहाँ। सही है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको पाथवे समझ में आ गया? इतना पाथवे क्लियर है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? इतना पाथवे क्लियर होना चाहिए, फिर ही हम मोटर रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ सकते हैं। सही, चलो अब आ जाओ रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। हाउ कैन यू डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन, चलो। अब रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, देखो। अब सर याद कैसे रहेगा कि सेंसरी न्यूरॉन कहां से जा रहा है और मोटर न्यूरॉन कहां से याद जा रहा है? तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है, डीपीएस। डीपीएस बोले तो डॉर्सल, डॉर्सल यानी पोस्टीरियर सेंसरी, ऐसे याद रख सकते हो, खुद ब खुद याद रह जाएगा अगला पार्ट। डॉर्सल पोस्टीरियर सेंसरी। सही है, चलो अब आ जाओ। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज कि आपने किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाया। अब आपने जैसे ही किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, लेट सपोज मेरे आगे कोई गर्म चीज है। अब जैसे ही मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, वैसे ही फौरन मेरे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और ये इंफॉर्मेशन गई मेरे सीएनएस में। मेरे सीएनएस ने क्या किया? फौरन मेरे हाथ को विड्रॉ कर लिया। सो हाउ कैन यू डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन? पहली बात, रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री होता है। अगर आप कोई किसी गर्म चीज को हाथ लगाओ तो फौरन आपका हाथ पीछे हट जाता है। इट मीन्स के इट इज नॉट समथिंग विच इज वॉलेंट्री। आप खुद नहीं हटाते, खुद ब खुद हटता है। दूसरी बात ये कि हाथ हटी क्यों रहा है, हाथ लगा क्यों नहीं रहा है? तो ये आपके सीएनएस के अंदर प्री प्रोग्राम है। सो हाउ कैन यू डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? अ सडन, अचानक आने वाला, अ सडन, सडन इनवॉलेंट्री, अ सडन इनवॉलेंट्री प्री प्रोग्राम। आपकी बॉडी को पता है कि आपने जैसे ही किसी गर्म चीज को हाथ लगाना है वो हाथ फौरन पीछे हटेगा। प्री प्रोग्राम, प्री प्रोग्राम। आगे बताओ क्या डेफिनेशन हो सकती है? सडन इनवॉलेंट्री प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपल। अच्छा, अब सर आपकी बात समझ में आती है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? सर अच्छा, अब सवाल ये होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन तो इनवॉलेंट्री है, प्री प्रोग्राम्ड है, ये सारी चीजें मुझे क्लियर हो जाती है। बट द पॉइंट इज कि हाउ कैन यू डिफाइन द रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है?
अब रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन अपनाता है, अभी उस पर आते हैं। बट बिफोर दैट you have to know that what are the components of the sensory, what are the components of the reflex section? Reflex section के components क्या हो सकते हैं? Anyone? हाँ भाई, what are the components of the reflex action? जल्दी बोलो। सबसे पहले इट्स वेरी क्लियर, देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? आपकी बॉडी किसी गर्म चीज को टच करेगी। जैसे ही आपकी बॉडी किसी गर्म चीज को टच करेगी, उस पार्ट में क्या मौजूद होंगे? बोलो भाई, उस पार्ट में क्या मौजूद होंगे? रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर क्या करेंगे? पहले उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। तो रिसेप्टर्स ने क्या किया? स्टिमुलस को डिटेक्ट किया। तो द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी व्हाट? द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी रिसेप्टर। द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी, कंपोनेंट्स की पहले मैं बात कर लेता हूं। द फर्स्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट की हेडिंग देखो। द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी रिसेप्टर, जो क्या करेगा? दो काम करेगा। रिसेप्टर के दो काम होंगे। एनीवन? व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ द रिसेप्टर? दो ही काम होंगे रिसेप्टर। एक तो सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को। दूसरा काम उसको कन्वर्ट करेगा बॉडी की अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के अंदर, इम्पल्स के अंदर। अब ये रिसेप्टर से मैसेज जा रहा है मेरे सीएनएस में। अब अगर ये रिसेप्टर से मैसेज जा रहा है मेरे सीएनएस में, तो ये किसके जरिए जाएगा? बोलो। ये जाएगा, ये जाएगा सेंसरी नर्व के जरिए। सेंसरी नर्व के जरिए। अब ये सेंसरी नर्व जाएगी और मेरे सीएनएस में जाके स्टिमुलेट करेगी किसको? इंटर न्यूरॉन को। सर इंटर न्यूरॉन कंपल्सरी है? नहीं, इट मे बी प्रेजेंट और मे बी नॉट। तो यहां आप लिख सकते हो मे बी प्रेजेंट। अभी हम देखेंगे कैसे। देन अब जो इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी इंटर न्यूरॉन ने बनाई है, वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? वो इंफॉर्मेशन आएगी इफेक्टर के पास। एंड द इफेक्टर शुड बी मोटर नर्व। मोटर नर्व के जरिए ये मैसेज आ जाएगा कहां पे भाई? बोलो, ये मोटर नर्व के जरिए मैसेज कहां आ जाएगा? इफेक्टर के पास। इफेक्टर वुड बी मसल और ग्लैंड, ठीक है। क्लासिकल एग्जांपल मसल याद। अब ये जो पूरा पाथवे ये रिफ्लेक्स एक्शन अपना रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। गॉट इट बच्चों? जल्दी से बोलो, इज इट क्लियर? रिफ्लेक्स आर्क के अंदर अगर कोई भी मसला होगा तो रिफ्लेक्स एक्शन फॉर्म होंगे? ऑब्वियसली नहीं फॉर्म होंगे। अल्टीमेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। चलो, इज इट क्लियर? अच्छा, चलो, ये हमें क्लियर हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन की बेसिक डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट द अदर थिंग। एंड दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। नहीं, कंपोनेंट्स को रिफ्लेक्स आर्ट नहीं कहेंगे। ये जो पाथवे अपना रहा है ना पूरा रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्ट। देयर इज अ डिफरेंस, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट के अंदर फर्क है, सही है। अब मेरा सवाल ये है कि व्हाई नेचर हैज गिवन यू द रिफ्लेक्स एक्शन एनीवे? नेचर ने रिफ्लेक्स एक्शन दिया ही क्यों है? व्हाई? Because it's a protective mechanism and it is going to actually protect your body from irreversible damage. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पे लगा रह जाए तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी।
and it is going to be the irreversible change, and it's a protective mechanism. So remember, it's a protective mechanism, and it is going to actually prevent your body from irreversible damage. ये आप याद रखिए. इसकी एक और एग्जांपल कोई देख सकता है? एनीवन, एक और एग्जांपल बहुत सिंपल सी, अगर कोई एग्जांपल देना चाहे, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई और एग्जांपल अगर देना चाहो. नहीं, नी जर्क के अलावा कोई और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की एग्जांपल दे सकते हो? शाबाश. अगर कोई आपकी आई पे लाइट मारे तो आपका प्यूपिल डायलेट हो या प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, डिपेंड्स. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. चलो, अच्छा, अब मैंने आपको बताया व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, उस पर डिस्कशन हो गई. अब रिसेप्टर क्या होता है, इफेरेंट एफेरेंट क्या चीज है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सवाल ये होता है कि सर रिफ्लेक्स आर्क होता कैसे है. पहले रिफ्लेक्स आर्क की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर हम रिफ्लेक्स आर्क को भी पढ़ लेते हैं. सही. चलो, अब एक काम करते हैं, पहले हम रिफ्लेक्स आर्क की वो देख लेते हैं. Wait, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ उसकी. अ, हाँ, चलो, अब हम यहाँ पे इसको जल्दी से देख लेते हैं. अब यहाँ पे देखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम. अब देखो, सबसे पहले आपने किसी गर्म चीज को टच किया. तो जैसे ही आपने गर्म चीज को टच किया, सबसे पहला सबसे पहला काम कौन कर रहा है? एनीवन. द फर्स्ट थिंग इज रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या कर रहा है? आपके इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा है. अब जैसे ही आपके रिसेप्टर ने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, वैसे ही ये मैसेज एफेरेंट नर्व के जरिए, यानी कि आपकी सेंसरी नर्व के जरिए जा रहा है सीएनएस में. ये एंटर किया डॉर्सल रूट. ये आपको नजर आ रहा है डॉर्सल रूट गैंग्लिया. ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया से होता हुआ कहां चला गया? ग्रे मैटर में. ग्रे मैटर ऑफ व्हाट? ग्रे मैटर ऑफ व्हाट? ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सीएनएस. अब जैसे ही ये आपका पहुंचा यहां पे, तो हो सकता है कि यहां पे इंटर न्यूरॉन मिले, जैसे आपको मिल रहा है. अब जैसे ही मैसेज आया, फौरन ही ये न्यूरॉन यहां पे टर्मिनेट हुआ, सेंसरी न्यूरॉन, और यहां पे मौजूद था मोटर न्यूरॉन. तो एक साइनैप्स बन गया, एक कनेक्शन बन गया बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द इंटर न्यूरॉन, नॉट मोटर न्यूरॉन. दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन. ये क्या बन गया? साइनैप्स बन गया. सो दिस इज वन साइनैप्स. दिस इज द वन साइनैप्स. देन अब ये इंटर न्यूरॉन आगे टर्मिनेट हुआ और इसने एक मैसेज जनरेट करके दे दिया किसको? मोटर न्यूरॉन. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड साइनैप्स. और अब ये मैसेज ट्रेवल करता हुआ वेंट्रल रूट से आपके पास पहुंचा बाइसेप में, और बाइसेप को क्या करवा दो? फ्लेक्शन करवा दो. जैसे ही फ्लेक्शन करवाई, आपका हाथ पीछे हट. अच्छा सर, बाइसेप के पास मैसेज किया, बाइसेप के पास मैसेज किया, तो ट्राइसेप के पास भी कुछ जाएगा. वो अभी आगे है, वैसे ये आपके लेवल पे नहीं है, बट ट्राइसेप के पास इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा. अभी बाइसेप का याद रख लो बस. अब कभी आपने नोट किया कि पहले आपका हाथ पीछे हटता है, फिर आपको फील होता है कि आपने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया? ऐसा है कि नहीं? एनीवन, विद बहुत मिली सेकेंड्स का फर्क होता है. इज इट क्लियर? कभी कभी ये फील किया है कि पहले आपका हाथ पीछे हटता है एंड देन अल्टीमेटली फिर आपको फील होता है कि आपने किसी गर्म चीज पे हाथ. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली आपका जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये हो तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे रहा है, बट अब आपकी बॉडी को बताना भी है कि आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया. अब आप कैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगा, अब आपने, आपकी बॉडी कैसे बताएगी कि तुमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया? ये जो मैसेज है ना,
ये आपके ब्रेन में जाता है, और जब तक ब्रेन में पहुंचते हैं तब तक ये पूरा मैकेनिज्म हो चुका है। तो होता क्या है, अब ये मैसेज, अब ये बात नहीं भी याद रहती तो इतना बड़ा मसला नहीं है, बिकॉज बस इतना याद रख लो कि किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपको फील हो रही है, जो आपके कॉन्शियस माइंड पे है, कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि आपको फील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें हैं जो आपको फील नहीं होती, जैसे एनीवन, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको फील नहीं होती, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल होना, ये आपको फील नहीं होती, दैट इज एट द सबकॉन्शियस लेवल। कोई भी चीज अगर सेरेब्रम तक पहुंचती है ना, अभी सेरेब्रम क्या होता है आगे डिस्कशन है, अभी इसमें टेंशन लेने की। अब ये मैसेज जो कि स्पाइनल कॉर्ड में ये ऊपर तक आता है और आपके ब्रेन को बताता है कि आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तब तक ये पूरा मैकेनिज्म हो चुका है। सही है। चलो, अब ये अगर ना भी याद करो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। सही है? चलो, अब दिस इज द क्लासिकल थिंग ऑफ द, दिस इज द क्लासिकल थिंग ऑफ द गैंग्लिया बेटा, दिस इज द क्लासिकल थिंग ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। सही। अब कुछ किताबें आपको रिफ्लेक्स एक्शन की क्लासिफिकेशन भी पढ़ाती हैं, आपकी बुक में भी थोड़ी सी डिस्कशन है इस पे, तो उसको हम देख लेते हैं, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, तो सिंध वाले अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो नहीं पढ़ो। सही, तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन कितनी तरह का हो सकता है? तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्स एक्शन को क्लासिफाई कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स, नंबर ऑफ साइनैप्स, नंबर ऑफ साइनैप्स की बेसिस पे, नंबर ऑफ साइनैप्स। अब नंबर ऑफ साइनैप्स की बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे एक से ज्यादा साइनैप्स बन रहे हैं, बट कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये देखो सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, और ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चली गई मोटर न्यूरॉन के जरिए आ गई। यहां पे सिर्फ एक साइनैप्स बना। इसका मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइनैप्स यू कैन क्लासिफाई द द रिफ्लेक्स एक्शन इनटू, इनटू व्हाट, इनटू एनीवन। नंबर ऑफ साइनेप्सिस की बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? बोलो भाई बोलो, आई वांट योर आंसर। मोनोसाइनैप्टिक जिसके अंदर एक साइनैप्स है, मोनोसाइनैप्टिक जिसके अंदर एक साइनैप्स है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था मे बी प्रेजेंट। मे बी प्रेजेंट का मतलब है हो सकता है प्रेजेंट हो, नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे इंटर न्यूरॉन। देन पॉलीसाइनैप्टिक, पॉली में एक से ज्यादा साइनैप्स होते हैं, ये तो सिंटेक्स बुक बोर्ड में भी है, पॉलीसाइनैप्टिक। अच्छा, मोनोसाइनैप्टिक की एग्जांपल और पॉलीसाइनैप्टिक की एग्जांपल, एनीवन? मोनोसाइनैप्टिक की एग्जांपल और पॉलीसाइनैप्टिक की एग्जांपल। पॉली की तो अभी आपने देखी विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, आपका हाथ फौरन विड्रॉ हुआ, सो विड्रॉल रिफ्लेक्स। और ये वाली जो गर्म चीज को हाथ लगाने वाली एग्जांपल थी, दैट इज द विड्रॉल रिफ्लेक्स। मोनोसाइनैप्टिक में आप याद रख सकते हो स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? नी जर्क स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, आप रिफ्लेक्स हैमर मारते हो नी के ऊपर और नी जो है वो एक्सटेंड है। सो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। चलो, ये याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा और क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? मे बी ऑन द बेसिस ऑफ इनबॉर्न और एक्वायर्ड, इनबॉर्न और एक्वायर्ड। अब ये क्या कहानी है? ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल दू इनबॉर्न और एक्वायर्ड की। चलो, कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। एनीवन, मैं बड़ा अमेज होऊंगा अगर कोई मुझे एग्जांपल दे। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। कभी बच्चे को देखा है? अगर आप बच्चे को वो हनी चटाओ, शहद चटाओ, तो उसके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अगर आप किसी बच्चे को
हनी चटाओ, हनी उसके माउथ में रखो तो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। उसको तो नहीं पता कि हनी का टेस्ट क्या, बट स्टिल स्लाइवेशन हो रही है। सो दैट इज द इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब ये कि बाय बर्थ प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, बाद में बनते हैं, बाद में जो है वो डेवलप होते हैं। एक्वायर्ड कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने खाने को देखा, खाने को देख के जो स्लाइवेशन हुई, खाने को देख के जो स्लाइवेशन हुई, दैट इज एक्वायर्ड, नॉट इनबॉर्न। नॉट इनबॉर्न। बच्चे को नहीं पता था कि क्या टेस्ट है, बट स्टिल स्लाइवेशन हुई। लेकिन आपको खाने को देख के होती है, खाने को स्मेल करके होती है, इवन खाने के बारे में सोच के होती है या सुन के होती है। दैट इज द एक्वायर्ड। और कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स आपने कहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है कहीं कंडीशनल रिफ्लेक्स? ये भी आपकी किताब के अंदर है वैसे। एनीवन, कंडीशनल रिफ्लेक्स कहीं पढ़ा है? नहीं नहीं, एक डॉग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना आपने, जिसमें वो घंटी बजाता है और डॉग की स्लाइवेशन होती है। लर्निंग वीडियो, शाबाश, ठीक है। चलो, एक ये रिफ्लेक्स हो गया। उसके अलावा यू कैन क्लासिफाई द रिफ्लेक्स ऑन व्हाट बेसिस? एनीवन, और किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो? यू कैन क्लासिफाई द रिफ्लेक्स इनटू द, इनटू व्हाट बेसिस? जल्दी बोलो। हाँ, और कोई, और कोई हो सकती है एग्जाम्पल? चलो एक और पढ़ लो, एक और पढ़ लो, एक और पढ़ा देता हूँ। दैट इज द, दैट इज द सोमैटिक और विजरल। सोमैटिक और विजरल। सोमैटिक और विजरल रिफ्लेक्सेस का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी दो तरह के होंगे, सोमैटिक या विजरल। सोमैटिक या विजरल। सोमैटिक वो जो आपके कंट्रोल में, और विजरल वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके कंट्रोल में है, और ऐसे कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं। हाँ भाई, ऐसे कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, और ऐसे कौन से हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं? सोमैटिक और जो आपका वो है, उसकी क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी। बोलो भाई, ऐसे कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके कंट्रोल में है, और ऐसे कौन से हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं? हाँ, सोमैटिक रिफ्लेक्सेस वो हैं जिसमें आपके स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो आपके कंट्रोल में है। स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब कंट्रोल में है का मतलब ये नहीं है कि आप रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि सोमैटिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंपल्स जाता है वो सोमैटिक नर्व के जरिए जाता है। ठीक है, सोमैटिक नर्व के जरिए जाता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। विजरल की एग्जांपल दे सकता है कोई? विजरल की एग्जांपल, swallowing रिफ्लेक्स, कप रिफ्लेक्स, वोमिटिंग रिफ्लेक्स, ये विजरल रिफ्लेक्सेस हैं। swallowing रिफ्लेक्स और कफ रिफ्लेक्स या वोमिटिंग रिफ्लेक्स आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस ब्लिंकिंग ऑफ आई। अभी वो आगे देखते हैं ना, वो आगे ब्लिंकिंग ऑफ आई का क्या चक्कर है। तो दीज आर द बेसिकली दैट थिंग, ठीक है। अब कुछ बुक्स के अंदर कुछ और क्लासिफिकेशन भी है, तो उसको पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए, ये याद रखना चाहो याद रख सकते हो, नहीं याद रखना चाहो नहीं याद रख सकते। यू कैन क्लासिफाई द रिफ्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट, अब ये क्या चीज है, ये क्या कहानी है? कि कुछ बुक्स के अंदर इसका जिक्र है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। बाकी ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ। विजुअल का मतलब है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। swallowing रिफ्लेक्स आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है। कफ रिफ्लेक्स आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है। वोमिटिंग रिफ्लेक्स आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है। दीज आर द विजुअल रिफ्लेक्सेस। चलो, अब आ जाओ स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट। अगर तो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है एट द लेवल ऑफ व्हाट? एट द लेवल ऑफ सेरिबेलम, तो उसे आप कहते हो सेरिबलर। सेरी
सेरिबेलर। अगर रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मैसेज जा रहा है सेरिबेलम में, दैट इज द सेरिबेलर रिफ्लेक्स। बस इसका नाम सुन लो। अगर रिफ्लेक्स जा रहा है कहां पे, सेरिब्रम में, तो दैट इज कॉल्ड द सेरिबेलर, सेरिब्रल। सेरिबेलर और सेरिब्रल के अंदर क्या फर्क है? सेरिबेलम में, सेरिबेलर में रिफ्लेक्स एक्शन होता है एट द लेवल ऑफ सेरिबेलम, और सेरिब्रल में रिफ्लेक्स एक्शन होता है एट द लेवल ऑफ सेरिब्रम। फर्क। फिर होता है हमारे पास कौन सा रिफ्लेक्स भाई? एक होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स। इसमें मैसेज जाता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में मैसेज जाता है। उसके अलावा स्पाइनल रिफ्लेक्स हो गया। अभी हमने कौन सा पढ़ा है, जल्दी बोलो। अभी हमने कौन सा पढ़ा है एनीवन? अभी हमने कौन सा पढ़ा? इनमें से कौन सा पढ़ा? सेरिबेलर, सेरिब्रल, मिड ब्रेन या स्पाइनल? बोलो, मेरे साथ बोलो। हाँ, स्पाइनल पढ़ा। एक और होता है, उसका नाम सुन लो, जिसे आप कहते हो मेड्यूलरी या बल्बर। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे होता है, या इसे बल्बर भी कहते हैं। खैर, ये याद रखना चाहो याद रख सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सही है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सही है। उसके अलावा बुक एक और क्लासिफिकेशन लिखती है, कुछ बुक्स एक और क्लासिफिकेशन लिखती है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन की क्या मतलब है? देखो, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन किस पर्पस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की एग्जांपल क्या होगी? विड्रॉल रिफ्लेक्स, या नॉइसी रिसेप्टर, वही जो पेन पेन वाला रिसेप्टर, पेन वाला वो है, ठीक है। इसे आप प्रोटेक्टिव या इसे आप फ्लेक्सर फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी कहते हो, क्योंकि इसमें नॉर्मली फ्लेक्सर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होता है, दैट इज द एंटी ग्रेविटी। नाम सुन लो बस, एंटी ग्रेविटी और द एक्सटेंसर, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। अब इसमें क्या चीज होती है, देखो, एंटी ग्रेविटी में बेसिकली बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हो? इसके अंदर एग्जाम्पल याद रख सकते हो, बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं वैसे, लेकिन इसके अंदर बस इतना याद कर लो काफी है। लास्ट वाला नाम भी याद रखो, चलेगा, कोई मसला नहीं है, ये आपके लेवल पे है भी नहीं। मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि कुछ बुक्स डिस्कस कर लेती हैं इसे कभी कभी, एंटी ग्रेविटी या मैं वो जो होता है। बाकी इसके अलावा आप इसमें इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। वैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो पोस्चरल मेंटेनेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एंटी ग्रेविटी या एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। इसके अंदर एक्सटेंसर मसल्स आपके जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर स्टेट के अंदर होते हैं। बहरहाल वो आगे की चीज है, वो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं भी है, चलिए ठीक। तो क्लियर हुआ रिफ्लेक्स सेक्शन? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। बोलो भैया। बेटा, तुम लोगों को क्लास खत्म होने की जल्दी किस बात की होती है? मजा नहीं आता क्या? एनीवे, सोमैटिक एग्जाम्पल क्या होगी? सोमैटिक एग्जाम्पल उसमें आप लेकर आ सकते हो ना, ये जो आपका वॉलंटरी वाला था अभी जो हमने पढ़ा, क्या कहते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ठीक है। चलो, यस, मैंने आपको बताया। देखो, आइंदा आने वाला जो अगला साल है, जिसके अंदर आपका पीएमडीसी एग्जाम कंडक्ट करने जाएगा, तो याद रखना, पीएमडीसी आपको सिर्फ सिलेबस देगी, मोटा मोटा सिलेबस आपके पास होगा। आपके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। वो सिलेबस देंगे, और जब वो सिलेबस देंगे ना,
तो उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स होंगे, सिलेबस तो सेम ही होगा, बट जो टॉपिक्स होंगे वो कहीं से भी उठा के बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप अपने एसटीबी पे फोकस रहोगे ना, तो याद रखना अगर एंड टाइम पे कहानी हो गई तो आप जा सकते हो, आप बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए फोकस ऑन माई लेक्चर्स, भले से डिफरेंट बुक्स की कॉम्बिनेशन से हो रहा होता है, बट स्टिल इट विल एक्चुअली फैसिलिटेट यू। आपको किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी किताब पढ़ो और बस लेक्चर ले लो, मोर देन, बस। यस, लेक्चर्स प्लस एसटीबी इज मोर देन। भले से लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स का मटेरियल आ जाता है, बट इट इज फॉर योर बेनिफिट, नॉट फॉर माय। सिंपल। ब्लिंकिंग ऑफ आई आगे की चीज, चलो। अच्छा, यहाँ पे इतना क्लियर है, क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है ना, एसटीपी सिंटेक्स रिपोर्ट, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज बेसिकली द नर्व इम्पल्स। एंड नर्व इम्पल्स का जो टॉपिक है वो मैंने अभी पढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो एक अलग सा टॉपिक है। तो इसमें कोई मसला है तो मुझसे जल्दी से पूछो, मैं देख लेता हूँ एक कोई और टॉपिक तो नहीं रह गया, ताकि अगर रह गया तो उसको हम डिस्कस करें। बस, ओके। क्योंकि अगला टॉपिक हमारा नर्व इम्पल्स का है, नर्व इम्पल्स का टॉपिक मैं एक साथ ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इट इज क्वाइट अ ग्रेट टॉपिक। लेट मी सी। ठीक है, ठीक है। बस अब जो है ना, वो आज की क्लास पर हम यहीं तक रखें, क्योंकि हाँ, स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक दोबारा है। क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना, वो पूरा एक अलग से जो 1.5 घंटे का 2 घंटे का टॉपिक है, उसको आज छेड़ दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा गुजर चुका है।